अगर एक किसान गलत ट्रैक्टर खरीद ले, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर हिज पीएनएल। ट्रैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड। करीबन 10 लाख ट्रैक्टर बिकते हैं हर साल। इंडिया में फार्मिंग कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स क्या है? इंडिया में लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है। डिपेंडेंस ऑन एमएसपी स्टिल वेरी हाई। लीकेजेस बहुत ज्यादा हैं सप्लाई चेन में। फार्मर को कहीं ना कहीं वो वैल्यू नहीं मिलती अपनी मेहनत की, अपनी क्रॉप की। किसान भाइयों के तो इमोशंस भी काफी जुड़े होते हैं ट्रैक्टर्स के हाँ, साथ। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, पंजाब हरियाणा में बहुत ही ज्यादा शोशेबाजी होती है ट्रैक्टर के साथ। बट ट्रैक्टर एज अ प्रोडक्ट इन इटसेल्फ इज यूजलेस। इट इज जस्ट अ सोर्स ऑफ पावर। इट इज अ प्राइमरी मूवर। वो महिंद्रा का ट्रैक्टर महंगा है। Why don't they fix the price? ट्रैक्टर का एमआरपी नहीं होता। ट्रैक्टर इंडस्ट्री ऑपरेट करती है एमओपी पे, मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस। This tractor loan or EMI one of the major reason of farmer suicide or not? हाय निमेश भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ट्रैक्टर माफिया की बात करने वाले हैं आज हम। कैसे ट्रैक्टर माफिया इस देश को चला रहा है, पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं, सब बात करेंगे, सब समझेंगे। क्रेजी मार्केट है ये। आपने बताया 120 करोड़ का रन रेट तो आपका हो चुका है। बाइंग एंड सेलिंग and creating a marketplace for tractors. Yeah. That's how you began your journey, right? Yes. And you're obviously doing a lot of other things now. Yes. बट कुछ भी बोलने से पहले, समझने से पहले एक फटाफट से प्लेज ले लो कि जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। कोशिश करेंगे सर सच बोलने की, जितना आप निकलवाएंगे। ट्रू डेफिनेशन ऑफ माफिया। बट पहले तो ये बताओ कि आज की डेट में अगर हम इंडिया की बात करता हूँ, किसी 20 साल 30 साल वाले नौजवान को जी ये समझना हो कि यार इंडिया में फार्मिंग कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताओ। जी, तो अगर आप फार्मिंग कम्युनिटी को देखेंगे तो हम चैलेंजेस को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो चैलेंजेस है, दूसरा मार्केट रिलेटेड क्या चैलेंजेस है। एग्रीकल्चर रिलेटेड चैलेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जा रही हैं, जिससे कि फार्मिंग अनवायबिलिटी की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है। दूसरा वेदर डिपेंडेंसी, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, चेंजिंग वेदर पैटर्न्स की बात करते हैं, उसका कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है, किसी ऑक्यूपेशन पे पड़ रहा है, तो वो फार्मिंग है। तीसरा, अभी भी इंडिया में ट्रैक्टराइजेशन जो है वो एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे है, बट फार्म मैकेनाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है। अगर हम इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाले ट्रैक्टर इंप्लीमेंट की बात करें, वो रोटावेटर है, जो कि आई थिंक डेवलप्ड कंट्रीज में 60 साल पहले आउटडेटेड हो चुका है। सो इंडिया में मैकेनाइजेशन अभी भी बहुत पीछे है। ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग फार्मिंग, जैसे इनकी प्रीवियस जनरेशन काम कर रही थी, जैसे अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो जिस तरह से मेरे फादर बिजनेस ऑपरेट करते थे उस तरह से मैं नहीं करता। जिस तरह से मैं बिजनेस ऑपरेट करता हूं शायद मेरी आगे आने वाली जनरेशन नहीं करेगी। बहुत कुछ चेंज हो गया है। द एबिलिटी एंड द वेज ऑफ रीचिंग आउट टू कस्टमर्स हैव चेंज्ड, बट फार्मिंग में अभी भी सब कुछ जैसा एक जनरेशन पहले चल रहा था, शायद 2 जनरेशन पहले चल रहा था, वैसा ही आज चल रहा है। The dependence on staple crops, cereals, is still very high in farming. Dependence on MSPs is still very high, which is why it is such a sensitive topic, because it affects a very large fragment of population. कैश क्रॉप्स की तरफ जो जितना हमें जिस स्पीड से जाना चाहिए था उस तरह से हम नहीं जा पा रहे हैं। कैश क्रॉप्स चाहे आपके वो मूवमेंट फ्रॉम से वीट टू सोयाबीन है, या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, सह्याद्री फार्म्स अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने काम किया है कि महाराष्ट्र में ग्रेप फार्मिंग को उन्होंने डायरेक्ट टेबल से जोड़ के एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब वो। सो वो जो मूवमेंट है, वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो अभी भी इंडिया में नॉर्म नहीं है। दे आर स्टिल एक्सेप्शंस। सो आई थिंक ये सब कुछ चैलेंजेस हैं पर्टिकुलर फार्मिंग से रिलेटेड। अगर आप मार्केट की अब बात करें, सो एक्सेस टू क्रेडिट इज स्टिल वेरी वेरी ब्रोकन इन रूरल इंडिया। अभी भी फार्म अंडरराइटिंग टूल्स या मैकेनिज्म्स नहीं है बैंक्स के पास कि वो अंडरराइट कर पाए फार्मर्स को वेरी वेरी इफेक्टिवली। दूसरा, जो सप्लाई चेन्स हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड,
वो काफ़ी ब्रोकन हैं, काफ़ी ज़्यादा लीकेजेस हैं उनमें, जिसके कारण हम देखते हैं कि टमाटर कभी कभार इंडिया, रूरल इंडिया में जब हम और आप खरीदते हैं अर्बन इंडिया में, तब वो 80 रुपए किलो है, और वही गांव में वीडियोस आती हैं कि किसान ने, फार्मर ने पूरा का पूरा ट्रक जो है अपना टमाटर सड़क पे फेंक दिया, बिकॉज उसको उस क्रॉप का उतना भी दाम नहीं मिल रहा था कि उसको मंडी ले जा पाए। सो बिकॉज लीकेजेस बहुत ज्यादा हैं सप्लाई चेन में, तो फार्मर को कहीं ना कहीं वो वैल्यू नहीं मिलती अपनी मेहनत की, अपनी क्रॉप की। सो ये आई थिंक कुछ चैलेंजेस हैं जो शायद आज हमारी जो नई जनरेशन है वो शायद नहीं समझ पा रही है। आपने ना बोला ट्रैक्टराइजेशन, जी। थोड़े स्टैट्स बताओ कि मतलब अगर मैं वेस्ट की बात करता हूँ, हम्म डेवलप्ड नेशंस की बात करता हूँ वर्सेस इंडिया की अगर बात करें, हम्म तो ट्रैक्टराइजेशन वहाँ कितने लेवल पे पहुंच चुका है वर्सेस इंडिया में क्या है अभी? सो ट्रैक्टराइजेशन का ऐसा कोई स्टैट नहीं है, मैकेनाइजेशन का स्टैट जरूर होता है कि कितना किलोवाट जो पावर है वो यूज होता है वेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में वर्सेस इंडिया में। तो कहीं ना कहीं अभी भी 1:7 1:8 के प्रोपोर्शंस में इंडिया पीछे है। अच्छा। ट्रैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड बाय लार्जेस्ट? वॉल्यूम। अच्छा। तो इंडिया में करीबन 10 लाख ट्रैक्टर बिकते हैं हर साल। पूरे वर्ल्ड में करीबन 30 लाख बिकते हैं। ऑब्वियसली बाय वैल्यू नहीं कंपेयर कर सकते। वेस्ट में अगर आप जाएंगे डेवलप्ड कंट्रीज में, तो जो सीरियस एग्रीकल्चरल यूजेज है वहां पे द स्टार्टिंग हॉर्स पावर ऑफ अ ट्रैक्टर इज समवेयर अराउंड 100-125, विच गोज अप टू ऑलमोस्ट 300, बिकॉज उनके पास लैंड साइजेस उतने बड़े हैं। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री, 70% ऑफ द 80% ऑफ द इंडस्ट्री इज बिटवीन 30 to 50 हॉर्स पावर। सो इंडिया में छोटे ट्रैक्टर्स बिकते हैं बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट्स उतनी है। बट इवन बाय दैट स्टैंडर्ड्स, बाय जो यूनिट्स जो हम बेचते हैं ट्रैक्टर के, इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। रफली अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रैक्टर्स बाय यूनिट एग्जिस्ट इन इंडिया। बट अगर आप उसको फार्मिंग हाउस होल्ड से कंपेयर करें तो इंडिया में करीबन 13 करोड़ फार्मिंग हाउस होल्ड हैं। जो ट्रैक्टर पॉपुलेशन है इंडिया में आज की डेट में वो करीबन 80-85 लाख के आसपास पैक करी जाती है। उसमें ऑब्वियसली ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2-3-4 ट्रैक्टर्स हैं। अगर आप यूनिक ओनरशिप पे जाएं तो करीबन 50 लाख हाउस होल्ड्स में ट्रैक्टर्स हैं अगेंस्ट अ 13 करोड़ बेस, तो विच इज स्टिल रफली अबाउट 4%। सो व्हाइल वी हैव डन इनफ, there is still a lot of scope for growth even for tractors in India. सो अगर मैं वायबिलिटी की बात करूं जी कि अगर एक किसान है कोई, जी उनके पास लेट से 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, किस साइज पे जाके वो ट्रैक्टर जो है उनका वो वायबल हो जाता है कि अगर आप 5 एकड़ लेते हैं या आपके पास जमीन है, उतने पे जाके आप ट्रैक्टर खरीदो तो आपका सेंस बनता है? So I think more than that, it is the ability of a farmer to हम्म। monetize that tractor outside his farm. ओके। मतलब अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर उसके पास 20 एकड़ की भी खेती है, उसके पास जमीन है, शायद 20 एकड़ पे ओनली एग्रीकल्चरल यूज पे ट्रैक्टर की वायबिलिटी निकालना मुश्किल होगा। अच्छा, मतलब 20 एकड़ तक भी नॉर्मली लोग नहीं लेते? सिर्फ ट्रैक्टर सिर्फ अपने खेत पे यूज करने के लिए नहीं है। इज नॉट रियली अ गुड लॉजिक, बिकॉज ट्रैक्टर इंडिया में एग्रीकल्चर में पूरी लाइफ साइकिल में यूज नहीं होता। ट्रैक्टर इंडिया में लैंड प्रेपरेशन के टाइम पे यूज होता है, जिसे सोइंग कहते हैं या लैंड प्रेपरेशन कहते हैं, प्लाउइंग में यूज होता है, जहाँ पे वो खेत तैयार करता है अपनी फसल के लिए। अगर वो 2 फसल या 3 फसल भी ले रहा है तो साल में शायद 60 दिन या 70 दिन वो ट्रैक्टर यूज करेगा That's it. अपने खेत में। बट इंडिया में ट्रैक्टर उस तरह से परसीव नहीं किया जाता। इंडिया में जब एक किसान ट्रैक्टर लेता है तो वो ये फैक्टर इन कर लेता है कि यार मैं 70 दिन उसे अपने खेत पे चलाऊंगा, और उसी 70 दिन में मैं अपने खेत की भी जुताई करूंगा, और गांव में और 20 किसान हैं जिनको मैं अपना ट्रैक्टर भाड़े पे दूंगा और उससे कमाई करूंगा। जब उसकी जमीन तैयार हो जाती है खेती के लिए और वो सोइंग बीज बो देता है अपनी फसल के, तब वो उस ट्रैक्टर को कमर्शियल यूज में, वाटर टैंकर में, ट्रॉली में, हाईवे कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में यूज करके उस ट्रैक्टर को वो एज अ यूटिलिटी एसेट लेता है, जिसको वो साल में 360 दिन चलाए और उससे पैसे कमाए। सो इसीलिए इंडिया में ट्रैक्टर खरीदा जाता है एटलीस्ट बाय 80-85% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज बाइंग अ ट्रैक्टर इन इंडिया राइट नाउ, वो इसी परसेप्शन से और इसी उम्मीद से ट्रैक्टर लेता है।
ट्रैक्टर के आप और यूज केसेस बता रहे थे, जी आपने फार्मिंग कम्युनिटी तो ऑब्वियसली एक हो गया जी मेजर यूज केस। जी 10 लाख फार्मर्स खरीदते हैं हर साल ट्रैक्टर, या 10 साल पूरा ट्रैक्टर की बता रहे हो सर, आप? वो है तो फार्मर्स ही। अच्छा। ऐसा किसान, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको, वो बहुत ही ज्यादा छोटी माइनॉरिटी है जिसके पास जमीन नहीं है। फिर भी ट्रैक्टर है। और इंडिया में तो रजिस्टर ही नहीं होगी सर। इंडिया में आरटीओ रजिस्टर नहीं करता ट्रैक्टर अगर अच्छा, आपके पास जमीन नहीं है। फिर वो आपको एज अ कमर्शियल लेना रजिस्ट्रेशन पड़ता लेना है। पड़ता है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, और वो होता नहीं है। क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब अगर मैं एज अ नॉर्मल पर्सन जा जी रहा हूँ, मुझे जी ट्रैक्टर खरीदना है, जी और मेरे पास अगर खुद की फार्मिंग लैंड नहीं है, तो मुझे जी ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन में आपको दिक्कतें आएंगी। वो आपको कमर्शियल टैक्स, जिस तरह से ट्रक या एलसीवी रजिस्टर होती है, हम्म। जिसमें आपको येलो प्लेट मिलती है, उस तरह से आपको ट्रैक्टर रजिस्टर कराना पड़ेगा, विच इज ऑलमोस्ट 2x एक्सपेंसिव। 2x मतलब एक जो करेक्ट। आरटीओ चार्जेस होते हैं उसका अच्छा। 2x का डिफरेंस आता है। हम्म। बट ऐसा होता नहीं है। वो तो अगर कोई बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है जिसकी एक दुकान है सीमेंट की, और वो ट्रैक्टर लेता है सप्लाई करने के लिए, बट दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ द मार्केट। तो अगर मैं बात करूं, जितने 10 लाख ट्रैक्टर्स बिक रहे हैं, वो है किसान ही, वो सब किसान ही है। सब किसान है। बट वो सिर्फ अपने जमीन पे खेती करने के लिए हम्म। ट्रैक्टर नहीं लेते। वो भी बहुत मेजर माइनॉरिटी होगी, शायद 5 या 10% लोग होंगे जो सिर्फ ट्रैक्टर लेते हैं अपने खेत पे चलाने के लिए। वो बहुत बड़े किसान होते हैं, 20-50 एकड़ जिनके पास जमीन होती है। सिर्फ वो लोग ही इसको अफोर्ड करते हैं, एंड इट डज नॉट मेक सेंस ऑल्सो। अगर आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको क्यों नहीं कैप्चर करना चाहेंगे? बट वो भी तो उसी टाइम यूज करते हैं जिस टाइम पे सीजन है। करेक्ट। बाकी टाइम पे तो लीन पीरियड में तो तब भी यूज नहीं होता उनका। लीन पीरियड में फिर उनको, अगर वो बड़ा किसान है, वो प्योर एग्रीकल्चर में उसको यूज करके अपनी वायबिलिटी निकाल लेता है। बट 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, वो उसको कोई ना कोई नॉन एग्रीकल्चरल यूज में जरूर यूज करेगा। विचार। वाटर टैंकर सप्लाई को सी, ट्रैक्टर एज अ प्रोडक्ट इन इट सेल्फ इज यूजलेस। इट इज जस्ट अ सोर्स ऑफ पावर। इट इज अ प्राइमरी मूवर। उसमें एक इंजन है, पीछे एक पावर टेक ऑफ, पीटीओ बोलते हैं उसको, जिससे आप कोई भी इंप्लीमेंट चला सकते हैं। तो बेसिकली आप ट्रैक्टर यूज करते हो कि वो कुछ खींचे। अब उसके पीछे आपने ट्रॉली लगा दी, तो आप माल ढुलाई का काम कर सकते हैं, आप मिट्टी सप्लाई कर सकते हैं, आप ईंटें सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पीछे उसके वाटर टैंकर लगा दिया, तो आप देखते हैं जब पानी टैंकर में सप्लाई होता है, तो या तो आप ट्रैक्टर लेंगे या ट्रक लेंगे। ट्रक में अगर आपने टैंकर लगा दिया तो सिर्फ वाटर टैंकर ही वो यूज हो सकता है। ट्रैक्टर इज अ मच मोर मल्टी यूटिलिटी प्रोडक्ट। आपने उसके पीछे एक वाटर टैंकर लगा दिया तो आप गर्मियों में पानी सप्लाई कर लीजिए। एक आपने ट्रॉली लगा दी तो जब कंस्ट्रक्शन होगा आप उसमें मिट्टी, ईंट, कुछ भी सप्लाई कर सकते हैं। आपने उसके पीछे एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स लगा दिए तो आप उसको खेती में यूज कर सकते हैं। इसीलिए एक किसान ट्रैक्टर लेता है कि वो 7-7.5 लाख रुपए लगा के उससे जो 3-4 चीजें वो करना चाहे वो कर सकता है और इनकम कर सकता है उससे। दैट इज द प्रिडोमिनेंट यूजेज व्हाई एनीबडी बाइज अ ट्रैक्टर। किसान भाइयों के तो इमोशंस भी काफी जुड़े होते हैं ट्रैक्टर्स के साथ। हाँ, सो अभी मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो पंजाब हरियाणा में बहुत ही ज्यादा शोशेबाजी होती है ट्रैक्टर के साथ। बट अक्रॉस रूरल इंडिया, ट्रैक्टर इज द मोस्ट एस्पिरेशनल प्रोडक्ट अ फार्मर विल एवर बाय इन हिज लाइफ। हम जब छोटे थे तो हम बाइक या स्पोर्ट्स कार्स के बारे में सोचते हैं, बट एक रूरल यूथ, रूरल बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो उसका सपना है ट्रैक्टर लेना। तो जैसे हमने बात करी, ट्रैक्टर पेनिट्रेशन 4% है। गांव में अगर 100 घर है तो 4 के पास ट्रैक्टर है। तो इसीलिए उसके लिए बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशनल होता है। एक बहुत बड़ा दिन होता है जब वो ट्रैक्टर लेने जाता है, जब वो नया हो या हमारे केस में पुराना हो। इन केसेस 2-2 जीप भर के लोग आते हैं कि इट्स आज सेलिब्रेशन। इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स लाइक अ राइट ऑफ पैसेज फॉर अ पर्सन इन रूरल इंडिया, कि वो लाइफ में कुछ बन गया है कि उसने आज अपने लिए एक ट्रैक्टर ट्रैक्टर खरीदा। खरीदा। या क्रेजी। मुझे अब ये समझना है कि आपने ट्रैक्टर जंक्शन शुरू किया, जी। राइट? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट ट्रैक्टर जंक्शन? हाउ डिड यू एंडेड अप स्टार्टिंग इट? So I had straight out of MBA. I don't have any agricultural background. कहाँ से की एमबीए आपने? I am Shillong. आई एम शिलोंग। Correct. So I got placed with Mahindra GMC. So Mahindra का एक group management cadre होता है, which is a leadership program which they design. तो उसमें आपको stints मिलते हैं। तो उसमें मैंने internship करी with the strategy team of the farm equipment sector of Mahindra. That was my first foray into this world, which I had no exposure of. Out of MBA, I went back and joined them.
एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि एज अ कंप्लीट आउटसाइडर कि ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री चलती कैसे है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, ओईएम के प्रॉब्लम्स क्या हैं. दैट इज व्हेन आई मेट माय को-फाउंडर who's born and brought up in this industry. So in 2017 I moved out of Mahindra, he moved out of his traditional family business of owning a tractor dealership, and we were thinking कि यार ये इंडस्ट्री ऐसी क्यों है. एंड ट्रैक्टर इंडस्ट्री में एक कहावत है कि भाई ट्रैक्टर इंडस्ट्री पैसेंजर कार इंडस्ट्री से 10 साल पीछे चलती है. तो वही हम डिस्कशन कर रहे थे 2017 में, एंड इन अ लेट नाइट फोन कॉल वी रियलाइज्ड यार कि ट्रैक्टर में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. एज अ मैन्युफैक्चरर साइड मेरा पेन पॉइंट ये था कि मेरा ट्रैक्टर है, अच्छा प्रोडक्ट है, वो कस्टमर को समझाने का जिम्मा एक 12,000 रुपए के सेल्समैन पे आ जाता है कि मेरा ट्रैक्टर कंपटीशन के ट्रैक्टर से बेटर क्यों है, विच वॉज अ ह्यूज पेन पॉइंट. सेल्समैन चर्न इन ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज रफली अबाउट 40%. अच्छा. सो कितना सेल्समैन कैपेबिलिटी में बिल्ड करूं. कॉन्सिक्वेंटली फार्मर के एंड पे प्रॉब्लम ये है कि उसको सही जानकारी नहीं मिलती कि ये ट्रैक्टर के एक्चुअल फीचर्स क्या है, क्योंकि वो 12,000 रुपए का सेल्समैन है, साल भर वो टिकना नहीं, तो उसको कुछ पता नहीं होता कि वो बेच क्या रहा है. मैं ये ट्रैक्टर क्यों लूं? क्योंकि आपके ताऊजी ने लिया है, आपके पड़ोसी ने लिया है. दैट इज द एंटायर सेल्स पिच. अब अगर एक किसान गलत ट्रैक्टर खरीद ले, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर हिज पीएनएल. ट्रैक्टर फॉर एग्जांपल उसकी जरूरत है मान लीजिए 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की. अब डीलरशिप के सेल्समैन ने क्या किया, उसको 35 एचपी 37 एचपी ट्रैक्टर 40 एचपी बोल के बेच दिया. अब वो ट्रैक्टर वो काम कर ही नहीं पाएगा जो उसको करना चाहिए. तो होगा क्या कि ब्रांड डाइल्यूशन होता है. यार ये महिंद्रा का ट्रैक्टर खराब है, किसी भी ओईएम का ट्रैक्टर खराब है, मेरा तो काम ही नहीं करता है, तो खींचता ही नहीं, इतना लोड ही नहीं ले पाता ये. विच इज अ प्रॉब्लम विच वॉज अ प्रॉब्लम फ्रॉम द ओईएम साइड एंड फ्रॉम द कस्टमर साइड. अब इसका उल्टा सोचते हैं. अब अगर हमें एक गाड़ी लेनी है, हमारे पास ज्यादा पैसे, तो हमने बड़ी गाड़ी ले ली. ट्रैक्टर में ऐसा नहीं हो सकता. अगर आपको 40 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए, आपने 45 एचपी का ट्रैक्टर ले लिया, तो आप पैसा खर्च रहे हो 45 एचपी का, आप फ्यूल खर्च रहे हो 45 एचपी का, काम आप 40 एचपी का ही कर रहे हो. तो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो पीएनएल है वो हिट होता है. तो छोटा ट्रैक्टर ले लोगे तो इनकम नहीं कर पाओगे, बड़ा ट्रैक्टर ले लोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. बोथ केसेस में कस्टमर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज, कि भाई ये नुकसान हो जाएगा उसका. तो वो प्रॉब्लम को हमने ध्यान में रखते हुए शुरुआत करी एक प्लेटफॉर्म की, जहां पे हम ट्रैक्टर के सिर्फ स्पेसिफिकेशंस बताते थे. जैसे जोमेटो रेस्टोरेंट्स का इंफॉर्मेशन देता था पहले. करेक्ट, कि इस रेस्टोरेंट पे ये प्रोडक्ट इतने प्राइस पे मिलता है. कार देखो में जब आप जाते थे 2005-6 में, जब हम गाड़ी खरीदने जाते थे, तो हम जो सेल्समैन कहता था वो मान लेते थे कि इसका फ्यूल एफिशिएंसी 20 का है. आज कार देखो आपको वो इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं यार 20 का नहीं 15 ही देगी. और आज 15 साल बाद कार सेल्समैन की बात कोई नहीं मानता. हम यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं. एक्चुअल कस्टमर यूजर जिसने 1 साल पहले ये गाड़ी ली थी, आज उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ रही है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या आ रही है, हम वो चीजें देख के फिर डिसीजन लेते हैं. तो 2017 में हमने सोचा कि ऐसा कुछ ट्रैक्टर में एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया में, जहां पे ट्रैक्टर का मार्केट इतना बड़ा है. हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में बैठे हैं. हम कार देखो से कंपेयर कर रहे हैं, हाँ हम तो यूएस में बैठे हैं कार के, विच इज द लार्जेस्ट मार्केट, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता. अब ट्रैक्टर में एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन है, वो ये है कि ट्रैक्टर का एमआरपी नहीं होता. एमआरपी नहीं होता ट्रैक्टर एमआरपी नहीं होता. ट्रैक्टर इंडस्ट्री ऑपरेट करती है एमओपी पे, मिनिमम मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस, अ प्राइस एट विच द मार्केट अलाउज यू टू ऑपरेट एट. अच्छा. बिकॉज प्राइसेस ट्रैक्टर में ओईएम गवर्न नहीं है, मैन्युफैक्चरर गवर्न नहीं है, डीलर गवर्न है. तो इसके कारण क्या है, प्राइस ओपेसिटी बहुत ज्यादा है. कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि जो प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है उसका एक्चुअल प्राइस क्या है. और इसके कारण अगर 7 लाख का 7.5 लाख का एक एवरेज ट्रैक्टर आता है, उसमें 10 से 15% का वेरिएशन होता है. ये तो बहुत बड़ा कॉस्ट वेरिएशन बहुत बड़ा कॉस्ट वेरिएशन है. तो पूरे साल भर में जो वो कमा रहा है, वो अगर Correct. उसके ट्रैक्टर के प्राइस में जो वेरिएशन में ही निकल जाए तो क्या सेविंग हुई. करेक्ट. एंड कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होता है मैन्युफैक्चरर के लिए. बोला महिंद्रा का ट्रैक्टर महंगा है, तो महिंद्रा क्यों नहीं डिसाइड करता, या कोई भी ब्रांड, फॉर एग्जांपल नॉट जस्ट महिंद्रा, एनी ब्रांड फॉर दैट मैटर, व्हाई डोंट दे फिक्स द प्राइस. सो देखिए, प्राइस फिक्स कर ही नहीं जा सकती. ओके. बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि
ट्रैक्टर जमीन पे चलता है, हम्म मिट्टी पे चलता है और खेती में यूज होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में क्रॉपिंग पैटर्न्स अलग होते हैं, मिट्टी चेंज हो जाती है, तो ट्रैक्टर का जो यूजेज है वो बदल जाता है। जब ट्रैक्टर का यूजेज बदल जाता है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बदल जाती है। आप एक गाड़ी लें, चाहे आप उसे बैंगलोर में चलाएं चाहे गुड़गांव में चलाएं, वो काम तो सेम ही करेगी। वो रोड पे चलेगी, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। अब कोई कस्टमर प्राइस कॉन्शियस हो सकता है, कोई कस्टमर सेफ्टी कॉन्शियस हो सकता है, कोई कस्टमर फ्यूल एफिशिएंसी को ज्यादा तवज्जो दे सकता है, तो थोड़ा बहुत ओईएम का मार्केट शेयर ऊपर नीचे जाता है। तो ओईएम इज इन अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर पोजिशन टू फिक्स अप अ प्राइस रेंज। ट्रैक्टर में मार्केट शेयर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर में मैसी फर्ग्यूसन जो टैफे का ब्रांड है, उसका मार्केट शेयर 70% है। जयपुर से आप 200 किलोमीटर कोटा चले जाएं, 250 किलोमीटर, वहां पे उसका मार्केट शेयर लेस देन 15% है। ओके। तो इसीलिए डीलर की कैपेबिलिटी और डीलर की यूनिट इकोनॉमिक्स प्राइसेस गवर्न करती है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंड मैन्युफैक्चरर भी चाहता है कि डीलर की वायबिलिटी बनी रहे, क्योंकि अगर डीलर की वायबिलिटी नहीं रहेगी तो कस्टमर को सर्विस कौन देगा। तो इसीलिए वो उतने स्ट्रॉन्ग हैंडेडली एक डीलर को फोर्स नहीं कर सकता कि वो किस प्राइस पे बेचे। तो इसीलिए प्राइस ओपेसिटी एग्जिस्ट करती थी टू अ लार्ज एक्सटेंट इन 2017, which we have been trying to solve for the last 7 years, and I think now I can with some assurance say कि अब कस्टमर जब ट्रैक्टर लेने के बारे में सोचता है तो ट्रैक्टर जंक्शन के कारण उसको काफी हद तक पता होता है कि इस प्रोडक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए। Aren't these dealers now afraid of you? नॉट रियली, आई कि थिंक भाई इसने तो मार्केट खराब कर दी हमारी पूरी। देखिए, वो आता है डीलर से, एक जब शुरू किया था तो काफी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन आया था कि आप हमारी प्राइस वेबसाइट पे कैसे दिखा सकते हैं। प्राइस तो हमारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। बट आवर प्रोपोजिशन हैज ऑलवेज बीन कि सर, अगर मेरी प्राइस गलत है आप मुझे बता दीजिए, मैं प्राइस सही कर देता हूँ। इवन टुडे वी ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइसिंग। हम कोई स्टैंडर्ड प्राइसिंग एल्गोरिदम यूज नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम मैन्युफैक्चरर से डीलर्स के साथ अब लाइजनिंग करते हैं टू शो कि करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट प्राइस कस्टमर के पास जानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि डीलर का नुकसान हो या मैन्युफैक्चरर का नुकसान हो, बट हम ये भी नहीं चाहते कि कस्टमर का नुकसान हो। सो जो फेयर है, जो वैलिड है, हम वो प्राइस कस्टमर को दिखाते हैं। हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि डीलर एक मार्जिन बनाए, बट दैट हैज टू बी विद इन रेल्म ऑफ रीजनेबिलिटी। तो अब डीलर्स भी हमारी वैल्यू समझते हैं। वो जानते हैं कि हम कस्टमर को कहीं ना कहीं तक इंफॉर्मेशन तो देंगे। अब सही इंफॉर्मेशन देंगे तो डीलर का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, और गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो कहीं ना कहीं डीलर विल बी हेल्ड अकाउंटेबल इफ द प्राइस इज नॉट राइट, एंड वी विल ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल। अगर वो कस्टमर हमारे पास आता है कि आपने मुझे 100 रुपए बताए थे और डीलर तो 150 रुपए बता रहा है, तो या तो डीलर गलत है या हम गलत है। तो वी विल वर्क विद द डीलर एंड से कि यार अच्छा ठीक है, इसका प्राइस 125 रुपए, 25 तुम सही करोगे, 25 मैं सही करूंगा, एंड वी विल गिव द राइट इंफॉर्मेशन एंड द राइट प्राइस टू द कस्टमर, सो दैट द एंटायर ऑब्जेक्टिव इज कि हमने बात करी, ट्रैक्टर इज द मोस्ट एस्पिरेशनल प्रोडक्ट जो किसान अपनी जिंदगी में खरीदेगा। वो परचेज एक्सपीरियंस उसके लिए अच्छा हो, ये कॉमनैलिटी है हम में भी, डीलर में भी, ओईएम में भी। सब यही चाहते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जब वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्योंकि वो जिंदगी में मौका बहुत मुश्किल से आया है उसके लिए। तो आई थिंक अब उतनी दिक्कत नहीं होती, अब स्मूथ सेलिंग है, बिकॉज हम भी थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो डीलर समझता है कि जो हम वैल्यू ला रहे हैं, हम उसको कस्टमर ला के दे रहे हैं। वो कस्टमर जो शायद उसके पास नहीं आता, उसके पास, जो छोटा डीलर होता है उसके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं होता कि वो मैन पावर रखे हर कस्टमर तक पहुंचने के लिए। करेक्ट। बट कस्टमर मेरे पास आता है, मैं उसको कस्टमर ला के दे रहा हूँ, मैं उसको बिजनेस बढ़ाने में और बिजनेस बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। तो अब डीलर भी, मैन्युफैक्चरर्स भी, सब कस्टमर्स भी समझते हैं वैल्यू जो प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्रैक्टर जंक्शन दे रहे हैं। आपने ना बीच में मुझे एक चीज तो पूछनी है, थोड़ा ऑफ टॉपिक है बट समझना चाहूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जनता विल बी क्यूरियस टू गेट दिस। आई एम शिलोंग से आपने पढ़ाई की जी, राइट? थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, विल आस्क यू, आई एम शिलोंग
compared to I am Ahmedabad, BC, जी you know, Bangalore and Calcutta obviously जी is a relatively new यस IIM. IIM Ahmedabad और Bangalore और Calcutta versus IIM Shillong में क्या मेजर डिफरेंस है? सर द बिगेस्ट डिफरेंस जो है ना वो एलुमनाई नेटवर्क का है. हम्म आज जब कोई भी IIM और ऐसा नहीं है कि मैंने IIM शिलोंग चूज किया था ओवर IIM अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा, जब आपने एक शपथ दिलाई है तो सच ही बोलेंगे. बट अगर आप किसी को बोलेंगे कि अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा में तुम किसको चूज करोगे या शिलोंग को चूज करोगे क्या, तो कोई नहीं शिलोंग कोई को नहीं चूज करेगा. करेगा. ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए. बट जितना पुराना IIM होता है उसका एलुमनाई नेटवर्क उतना इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे होता है. तो काफी रास्ते जो एक IIM शिलोंग के स्टूडेंट के लिए या किसी टियर 2 टियर 3 बी स्कूल के स्टूडेंट के लिए नहीं खुले होंगे, वो शायद IIM अहमदाबाद बैंगलोर और कलकत्ता के बच्चों के लिए खुले होते हैं. सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस जो होता है. सेकंड इज ऑब्वियसली फैकल्टी. सो आई हैड द good opportunity at Mahindra to spend a 3-day training program in IIM Ahmedabad. So the faculty which they obviously have is world class. So I think that is also a massive difference. So do you see a difference between के IIM अहमदाबाद के फैकल्टी versus शिलोंग में काफी फर्क है? Sir, reasonable difference है. रीजनेबल डिफरेंस है. Because obviously जब वो ब्रांड बन जाता है, अब the ability to attract talent is also a function of brand. ये तो सत्य है ना सर. बिल्कुल. आज यही हमारा सत्य है. यही हमारा हाँ. सत्य है. सो आज मैं सोचूं कि मैं गूगल या फेसबुक के इंजीनियर को हायर कर लूं, मैं नहीं कर सकता. ना तो मेरे पास इकोनॉमिक पावर है, ना मेरे पास ब्रांड पावर है. करेक्ट. सो और वो तो मुझे मानना पड़ेगा. उसमें तो कोई दो राय है नहीं. तो विच इज फेयर. मतलब आई थिंक बट मैं तो ये मानता हूं कि इट वाज माय गुड फॉर्चून दैट आई गॉट इनटू IIM शिलोंग. When the year I got into IIM Shillong, वही है ना सर, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि when you look back you will see the dots are connected. Yeah. Right? So I am here because I had worked with Cars 24 and Mahindra. I got into Mahindra because I was selected by Mahindra GMC. The year 2013 was the first year Mahindra GMC came to IIM Shillong. Had I been selected into IIM Shillong a year ago, I would not have gotten the opportunity to be with Mahindra GMC. तो वही है सर, वो तो लिखा तो हुआ ही है. आप मानते हो किस्मत में सब लिखा होता है? Do you believe in किस्मत? हाँ सर, obviously I do believe in किस्मत. बट हाँ, मेरी दादी कहती थी कि किस्मत में सब कुछ लिखा जरूर है, बट अगर यही सोच के राम बैठ जाते पंचवटी में कि किस्मत में सीता होगी तो रावण वापस दे जाएगा, सही बात है, तो उस हद तक तो वो नहीं हो पाएगा. आपको अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी. You will have to put in your efforts. एंड देन ऑब्वियसली फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. मेहनत करेंगे तो अच्छा ही मिल जाएगा, सब मिल जाएगा सर. ट्रैक्टर जंक्शन की बात करता हूँ वापस आपसे. जी. आप अभी पहले आपने स्टार्ट किया न्यू ट्रैक्टर्स की इन्फॉर्मेशन से, राइट? देन यू स्टार्टेड सेलिंग. जी. अब आप सेल्स भी करते हो ऑनलाइन? जी. क्या करते हो एग्जैक्टली ट्रैक्टर जंक्शन को, अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि ये होता है उसमें? एक लाइन में तो मुश्किल है, 2 लाइन में बताना. सो वी आर अ वन स्टॉप शॉप. हमने शुरू किया इंफॉर्मेशन से. फिर हमने सोचा कि यार खाली इंफॉर्मेशन काम नहीं करेगी, हमें कस्टमर को आगे लेके जाना पड़ेगा. तो हमने मैन्युफैक्चरर से टाई अप्स किए, डीलर्स के साथ टाई अप किए कि वो ट्रांजैक्शन ऑफलाइन क्लोज करा सके. बिकॉज एक और सत्य जो है इस इंडस्ट्री का, पैसे चाहे वो आप पैसेंजर कार ले लें चाहे ट्रैक्टर ले लें, जब आप बड़ी टिकट परचेज की बात करते हैं वो ऑनलाइन नहीं होगा. यूज्ड में तो बिल्कुल भी नहीं हो. यूज्ड में ट्रैक्टर छोड़िए, इंडिया में कार नहीं बिक रही ऑनलाइन. इंडिया छोड़िए, यूएस में कार नहीं बिक रही ऑनलाइन. एट देयर यूएस इज सो फार अहेड एज कंपेयर टू इंडिया. एंड रूरल इंडिया तो छोड़ ही देते हैं, इन देयर डिजिटाइजेशन जर्नी, इन देयर ट्रस्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स. बट वहां पे भी कस्टमर जब पुरानी गाड़ी खरीदेगा तो उसको चाहिए टच एंड फील, वो जाके जरूर देखेगा. टेस्ट ड्राइव लेना है, बिल्कुल लेना है, और होना भी चाहिए. बिकॉज यूज्ड का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता. यूज्ड में हर प्रोडक्ट यूनिक है, हर प्रोडक्ट इंडिविजुअल है. तो हमने ये बात पहले भी मानी थी, हम आज भी मानते हैं कि अगले 10 साल तक भी ट्रांजैक्शंस ऑफलाइन ही होंगी. तो इसीलिए हमने जब न्यू की जर्नी शुरू की, हमने मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप किया. फिर हमने रियलाइज किया कि जो यूज्ड ट्रैक्टर की मार्केट है वो नई ट्रैक्टर की मार्केट से भी 50 से 80% ज्यादा बड़ी है.
यूज्ड की। हाँ जी, जब हम नए ट्रैक्टर की बात करते हैं तो 10 लाख के आसपास की मार्केट है। यूज्ड ट्रैक्टर की मार्केट जो है करीबन 16 से 18 लाख के बीच की मार्केट है एनुअल। मतलब तकरीबन 26 से 28 लाख ट्रैक्टर्स खरीदे बेचे जाते हाँ हैं। जी, इंडिया में हर साल। हम्म, तो अब जब हमने उसके बारे में सोचा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आते थे कि सर मेरे को ट्रैक्टर तो लेना है, लेकिन नए लेने की मेरे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अभी नहीं है। कितना डिफरेंस हो जाता है प्राइस में सर नए एवरेज वर्सेस? जो नया ट्रैक्टर बिकता है वो 7.5 लाख का बिकता है, जो पुराना ट्रैक्टर बिकता है वो करीबन 3.25 साढ़े 3 लाख के आसपास का बिकता है। 50% लेस है। 50%। तो आपका डाउन पेमेंट भी 50% हो गया, आपकी ईएमआई भी 50% हो गई, काम दोनों ने सेम ही करने, इनकम तो आपकी सेम ही है। आप नए ट्रैक्टर से जुताई करें या 3 साल पुराने ट्रैक्टर से जुताई करें, डिफरेंस तो होता नहीं रेट में। करेक्ट। तो इसीलिए हमने जब पुराने ट्रैक्टर के बारे में सोचा तो हमने कोशिश करी, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप्ड थे 1920 में जब हमने यूज ट्रैक्टर के बारे में सोचना शुरू किया। 1920 नहीं 2020 में। 2019 2020 मैं 1920 नहीं सोचने नहीं लग नहीं गया नहीं था, मैंने कहा यार ये 2019 क्या हो रहा है। 2020 में हाँ हम बूटस्ट्रैप्ड थे। वी डिड नॉट या हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कि हम इन्वेंट्री खरीदें या कुछ करें, तो हाँ हमने एसेट लाइट चलाने की और कोशिश करी। हमने ब्रोकर से या लोकल डीलर से लाइजनिंग करके ट्रांजैक्शन क्लोज कराने की कोशिश करी, बट वो हो नहीं पाया। सो देन वी रियलाइज कि इस मार्केट को सॉल्व करने का तो एक ही तरीका है, खुद ही घुसना पड़ेगा। सो तब हमने यूज्ड आउटलेट्स खोलना शुरू किए, शोरूम्स खोलना शुरू किए खुद के। खुद के। अच्छा, अ, बट इससे पहले आपके नहीं थे नहीं, आउटलेट्स? वी वर कंप्लीटली डिजिटल। फिर उसके बाद और आउटलेट ही क्यों खोले, व्हाई नॉट ऑनलाइन अगेन? सर कस्टमर का ट्रस्ट नहीं बनेगा, कस्टमर का फेथ नहीं बनेगा। वो आपसे 4.5 लाख का 4 लाख का एसेट खरीद रहा है, ऑनलाइन नहीं खरीदेगा। बट वो भी तो कर किया जा सकता था, कनेक्टिंग बोथ द पार्टीज। कनेक्टिंग अगेन, अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया में डिफरेंस है। यूज्ड कार में 50 से 60% मार्केट 5 शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा। एनसीआर, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद। अगर आप इसमें चेन्नई, पूना, अहमदाबाद, जयपुर जोड़ ले तो आप 80-85% मार्केट तक पहुंच गए। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है। तो यहाँ पे जो क्लासिफाइड्स करते हैं बाइंग कनेक्टिंग, वो काम कर जाता है, ट्रैक्टर में नहीं करता। बिकॉज बायर किसी और गांव का है, सेलर किसी और गांव का है। अब वो जाएगा, वो ट्रैक्टर का क्या क्वालिटी है, वो बहुत ही ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड है एंड तो- इनकन्वीनियंट भी है। क्या कस्टमर एक्सपीरियंस हम डिलीवर करेंगे अपने कस्टमर को अगर हम उसको बोले ट्रैक्टर तेरा 400 किलोमीटर दूर खड़ा है, जाके देख क्या। सो वी ट्राइड दैट, बट वी रियलाइज्ड कि वी आर नॉट एडिंग इनफ वैल्यू टू दिस ट्रांजैक्शन। वो तो क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है, कर लेगा वो, हमने छोड़ रखा है उसको उसके हाल पे। बट कोई एसेट का क्वालिटी नहीं है, कोई फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। सो वी रियलाइज्ड कि यार ये नहीं करना हमको। वी डोंट वांट टू प्रोवाइड दिस लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। सो देन वी रियलाइज्ड कि हाँ पेनफुल है, रिस्की है, बट सॉल्व करने का तरीका तो यही है कि खुद घुसेंगे, इन्वेंट्री खरीदेंगे, उसको ठीक कराएंगे, वारंटी लगा के फिर कस्टमर को बेचेंगे। तो पुराने ट्रैक्टर्स खरीदते हो जी, उनको रिपेयर करते हो इन केस जरूरत पड़ती है, करेक्ट, फिर उस पर वारंटी देते हो, यस, फिर रीसेल करते हो। करेक्ट। कितनी वारंटी देते हो नॉर्मली? 6 महीने की। 6 महीने। सो तो इससे तो एसेट हैवी मॉडल हो जाता है काफी। एसेट हैवी मॉडल है। सो इन्वेंट्री रखते हैं, फिजिकल शोरूम्स चलाते हैं, मैन पावर होती है, बट कितने टाइम तक ये नॉर्मली ट्रैक्टर का साइकिल रहता है, लेने से पुराना बेचने तक? देखिए अगर आप, हमने 2 टाइप के यूजर्स की बात करी। एक जो अपने खेत पे एग्रीकल्चर ओनली यूजर है। अगर वो एग्रीकल्चर ओनली यूजर है, उसका ट्रैक्टर 15 साल तक 12 साल तक कहीं नहीं जाएगा। इट्स अ वेरी स्टडी प्रोडक्ट। आपको आज भी 79 80 मॉडल ट्रैक्टर्स काम करते हुए मिल जाएंगे। अच्छा। वो कोई दिक्कत नहीं होती। एवरेज 12 से 15 साल के बीच में उसका ट्रैक्टर चल जाता है। अगर वो प्योर कमर्शियल यूजेज करता है, हैवी कमर्शियल यूजेज करता है, चाहे माइनिंग में यूज करता है, चाहे उसको कंस्ट्रक्शन में, प्योरली कंस्ट्रक्शन में यूज करता है, तो वो ट्रैक्टर 4 से 5 साल में इट इज एंड ऑफ अ डिसेंट लाइफ साइकिल। वो भी चाहता है क्योंकि उसके लिए डाउन टाइम बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो भी ये चाहेगा कि यार मेरा डाउन टाइम नहीं हो, मैं वारंटी के अंदर ट्रैक्टर रोटेट कर देता हूं, उसकी ईएमआई क्लोज करेगा, वो 4 साल में एक्सचेंज करके नया ले आएगा। एवरेज कहीं दोनों के बीच में आता है, जो थोड़ा बहुत एग्री थोड़ा कमर्शियल करता है, वो करीबन 7 साल के अंदर ट्रैक्टर चेंज कर लेता है। तो ये जो है साइकिल है रिप्लेसमेंट का। बट आपके केस में पूछ रहा हूँ कि आपने मान लो पुराना ट्रैक्टर आज खरीदा। अच्छा, इन्वेंटरी रोटेशन आप पूछ रहे हाँ, इन्वेंटरी रोटेशन पूछ रहा हूँ। एवरेज इज अबाउट 60-65 डेज। 60-65 डेज में वो साइकिल रोटेट होती साइकिल है। रोटेट करते हैं। एक टाइम पे कितने ट्रैक्टर्स नॉर्मली होते हैं आपके पास, सब सारी जगह पे मिला के?
सर मंथली वो वही 2 मंथ्स का इन्वेंट्री हम कैरी करते हैं. Which is in numbers? Currently about 500. 500 odd tractors. हाँ Every जी. 2 months you rotate. हाँ जी. अच्छा. तो अबाउट मंथली वॉल्यूम अभी हमारा करीबन 250 के आसपास का है, जो सेल हो रहा है. जो सेल हो रहा है. एंड टू एंड फुलफिलमेंट. एंड टू एंड फुलफिलमेंट. तो एक तो हो गया आपका ऑनलाइन पे इंफॉर्मेशन, Correct. दूसरा हो गया आपका ओल्ड में सेल्स. यस. एनी अदर प्रोडक्ट्स और यूज केसेस? सो जब हम यूज्ड बेचने गए तब हमें समझ में आया कि फाइनेंसिंग का पीस कितना ब्रोकन है, क्योंकि लेंडर को डीलर पे भरोसा नहीं है जो पुराना ट्रैक्टर बेच रहा है. पुराना ट्रैक्टर बेचने वाला कोई मैकेनिक होता है, कोई छोटा व्यापारी होता है जो हमसे पहले 2-4-5 गाड़ी रख के बैठा है, 10-15 लाख रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है. अब लेंडर के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रैक्टर उसकी लीगल प्रॉपर्टी बनती है डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर के बाद. डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर जो व्यापारी है वो कैसे कराए बिना पैसे लिए? पैसे कस्टमर के पास है नहीं देने के लिए, तभी तो लोन चाहिए. तो अब ये सर्कल घूम नहीं रहा है, अब ये अटक गया. तो जब हम घुसना शुरू किए एज अ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर तो लेंडर्स को कॉन्फिडेंस आया. उन्होंने हमें 60 दिन का, 70 दिन का, अब तो काफी लंबे टाइम्स भी मिल जाते हैं, बट क्या ठीक है आप पैसा मुझसे आज ले लो, ट्रांसफर करा के दे देना 60 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा आया मैं आप पे, क्या भागोगे नहीं. तो जब हमने ये लोन का प्रोसेस शुरू किया तब हमें समझ में आया कि ये लोन का साइकिल कितना ब्रोकन है. एज अ कस्टमर अगेन कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं है, कस्टमर को अपने ट्रैक्टर पे लोन लेना है, वो कहाँ जाएगा? उसके पास कोई पॉलिसी बाजार, कोई पैसा बाजार एग्जिस्ट नहीं करता कि वो ऑनलाइन आके देख ले, ईएमआई कंपेयर कर ले, फीचर लोडिंग कंपेयर कर ले कि कहाँ पे उसको मैक्सिमम लोन मिल जाएगा, कहाँ पे उसको लोन मिल जाएगा, मैक्सिमम लोन मिल जाएगा, सस्ता लोन मिल जाएगा. ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था. सो नाउ वी आर इनटू demand aggregation for used tractor loans also. So we are the number one platform in tractors in the country. We are the number one organized used tractor player in the country. We are the number one demand aggregator for used tractor loans in the country. So यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को लोन मिल जाए. जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा ब्रोकर है, जो 4 ट्रैक्टर बेच रहा है, उसका लोन का प्रोसेस हो जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन हम सॉल्व कर देते हैं. क्योंकि मैंने तो अपनी टीम बनाई रखी है, जब मैं 250 ट्रैक्टर बेच रहा हूँ तो वो सब दर्द तो मैं ले चुका. बिल्कुल. तो अब मैं अपनी सर्विसेज एक्सटेंड करता हूँ एक छोटे ब्रोकर के लिए जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल जल्दी घुमाना चाहता है. सो अब हम वहाँ पे मदद कर रहे हैं. तो ये हम 2-3-4 चीजें कर रहे हैं. क्या यही रीजन है कि फार्मर सुसाइड बहुत होते हैं? इज दिस ट्रैक्टर लोन और ईएमआई वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ फार्मर सुसाइड और नॉट? Not really. So I think EMI is not really the reason. Because tractor EMI is not really the reason. क्योंकि ट्रैक्टर तो उसका फिजिकल एसेट है. अगर वो ट्रैक्टर ये नहीं दे सकता, बेच दो या तो बेच दो, निकाल दो. नहीं तो बैंक ही ले जाता है वापस, राइट. बट हाँ, फार्मर सुसाइड इज अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट जो हमने शुरू में डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स विद फार्मिंग. आई थिंक इट इज नॉट द पॉइंट कि वो EMI नहीं दे सकता. वो EMI क्यों नहीं दे सकता? मतलब अगर जवान मूवी में एक बहुत फेमस कोट है, नहीं थैंक द मूवी मेकर्स टू ब्रिंग आउट दिस प्रॉब्लम इन द ओपन, जहां पूछता है शाहरुख खान एग्रीकल्चरल मिनिस्टर से कि अगर एक अमीर आदमी मर्सिडीज लेने जाता है वर्सेस एक किसान ट्रैक्टर लेने जाता है तो किसको लोन महंगा मिलेगा? तो द नंबर्स आर आल्सो एक्यूरेट. अगर आप मर्सिडीज लेने जाए तो आपको 8-8.5% पे लोन मिल जाएगा. अगर आप ट्रैक्टर लेने जाएंगे नया तो 15% पे लोन मिलेगा. यूज ट्रैक्टर लेने जाएंगे तो 20% पे लोन मिलेगा. इतना गैप है? हाँ, इतना गैप है. बिकॉज ऑब्वियसली बैंक के लिए कलेक्शन इज अ प्रॉब्लम. वो ऐसा नहीं है कि वो बैंक्स ग्रीडी है या लालची है, बहुत पैसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है. अंडरराइटिंग इज अ कॉस्टली अफेयर, कलेक्शंस इज अ कॉस्टली अफेयर. सो मतलब उसको सर्व करना फाइनली इज अ कॉस्टली अफेयर. दैट्स व्हाई दे इंक्रीज द अमाउंट. करेक्ट. तो इसीलिए बट प्रॉब्लम तो है किसान के लिए. क्या हम बल्कि उनको तो 2 से 3 में मिलना चाहिए देखा जाए तो. करेक्ट. सो इन एन आइडियल सिनेरियो, इन एन आइडियल वर्ल्ड, यस. अगर कोई आता है जो अंडरराइटिंग बेटर कर जाता है, आज सैलरीड एम्प्लॉय के लिए लोन लेना, बाय द टाइम आई फिनिश दिस ग्लास ऑफ वाटर आई कैन टेक 5 पर्सनल लोन फ्रॉम 5 एप्स. अभी क्रेडिट का मैसेज आया हुआ, 10 लाख ले लो. करेक्ट. विदाउट बिना कुछ किए. बट फॉर अ फार्मर इट इज वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए बहुत मुश्किल है पैसा जो उठाना, क्योंकि उसका इनकम प्रोजेक्शन नहीं किया जा सकता. बिकॉज फार्मिंग इज सच सो रिस्की, सो अनप्रिडिक्टेबल, जो हमने शुरू में डिस्कस किया. तो फार्मर का इनकम प्रोजेक्शन बहुत मुश्किल है.
जब इनकम प्रोजेक्शन मुश्किल है तो रिस्की बिजनेस है, करेक्ट. तो जब रिस्की बिजनेस है तो बैंक वो रिस्क फैक्टर इन करता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है फार्मर के लिए. बट वी शुड बी डूइंग मच मोर इन दिस एरिया इन द नेक्स्ट डेकेड. अमेजिंग. मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा कि सिंस दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट ग्रोथ, या आई वांटेड टू आस्क यू, 500 ट्रैक्टर्स आप बेच रहे हो, जी 250 बेच रहे हो महीने के जी अभी, एंड अगर इसी 250 को आपको 2500 पे लेके जाना हो, जी. तो व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम ग्रोइंग एंड रीचिंग दैट नंबर? देखिए 2,500 महीने का हम अगर जब 3 साल बाद मिलेंगे तो हम इसी नंबर पे बैठे होंगे. दिस इज एन ऑप्स हैवी बिजनेस है. ट्रैक्टर खरीदना, उसे शोरूम पे लेके आना, ठीक कराना, बेचना, शोरूम सेटअप करना, मैन पावर हायर करना, ट्रेन करना, ऑपरेशंस हैवी बिजनेस है. कितने शोरूम्स हैं अभी? 40 अक्रॉस 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स. राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र. इन अच्छा. 3 स्टेट्स में हम काम करते हैं. नॉट यूपी? नॉट यूपी राइट नाउ. यूपी में ज्यादा कंजम्पशन नहीं है ट्रैक्टर्स? कंजम्पशन है, बट वी वांटेड टू टेस्ट आउट 3 डिफरेंट स्टेट्स. राजस्थान इज आवर होम स्टेट. हमने अलवर से शुरुआत करी है, तो राजस्थान इज आवर होम स्टेट. एमपी इज अगेन अ वाइड स्टेट. महाराष्ट्र भी हमें जाना था नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में अर्ली, ताकि हम नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स के भी चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर सकें. अब जब मैं राजस्थान कुछ समझ में आया क्या, मतलब कि नॉन हिंदी में कुछ अलग चैलेंज है? सो हिंदी और हिंदी में इजी है ना. मैं राजस्थान में अगर कोई मेरा शोरूम नहीं चलता है तो मैं जाके बैठ जाता हूँ, मैं कस्टमर से बात कर सकता हूँ, मैं डील्स क्लोज करके दिखा सकता हूँ सेल्समैन को. महाराष्ट्र में वो काम नहीं कर पाता मैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं आ जाता है. मुझे थोड़ी मराठी समझ में आती है, बट मैं कस्टमर से उतनी डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकता. सो इसीलिए हम थोड़ा सा नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स में इजी जल्दी जाना चाहते थे, ताकि हम वहाँ की लर्निंग्स आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात में इंप्लीमेंट कर पाए, विच इज द नेक्स्ट वेव ऑफ एक्सपेंशन जहां हम जाने की प्लान कर रहे हैं. बट मैं अभी भी हैरान हूँ सोच के कि आपने इनमें कभी भी हरियाणा, पंजाब और यूपी का नाम नहीं लिया. हरियाणा, पंजाब में टोटल इंडस्ट्री जो है वो छोटी है. वाइल पर कैपिटा इंडस्ट्री ज्यादा है, बट रिलेटिवली इंडस्ट्री छोटी है. 30-35 हजार ट्रैक्टर बिकता है दोनों जगह पर ईयर. राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र इज ऑलमोस्ट लाइक अ लाख पर ईयर. यूपी इज ऑब्वियसली द लार्जेस्ट, विच इज 1.25. बट यूपी में थोड़ा आरटीओ एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चैलेंजेस है, विच इज द बिगेस्ट हर्डल इन आवर ग्रोथ. इंडिया में आरटीओ स्टैंडर्डाइज नहीं है. हर स्टेट बिहेव्स लाइक अ डिफरेंट कंट्री. उनके प्रोसेसेस अलग हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं, सब कुछ अलग है. एवरी आरटीओ ऑफिसर बिहेव्स डिफरेंटली. मनाया तो ये, मनाया तो वो. सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस बिजनेस टू सॉल्व, टू करेक्ट. अब मुझे ये समझना है कि आपने कार देखो का नाम लिया था बीच में. कार्स 24 में तो आप खुद ही काम कर चुके हो. While car देखो is in multiple other देखोs, right? What stops car देखो or someone else also to do what you guys are doing? See, देखिए प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में तो नथिंग, कुछ नहीं है. आई थिंक कार देखो है इस बिजनेस में. They recently launched tractors देखो, and there are more than 10 platforms in tractor alone. अच्छा. Right? And then there are 10 OEMs जिनकी खुद की वेबसाइट्स है जो डिजिटल पे काम कर रहे हैं. So 20+ पे हम compete करते हैं, but we have roughly about 60% market share in digital searches. So it is about execution. ऐसा कुछ proprietary नहीं है मेरे पास. ट्रैक्टर की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो सबके पास है. अब मेरी वेबसाइट आप स्क्रैप करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हो. बहुत लोगों ने किया भी है. हमारा शुरू से फोकस रहा है कंटेंट पे, कि राइट कंटेंट क्रिएट किया जाए, एंड वी इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन कंटेंट. हमने जो भी ट्रैफिक गेन किया है, जो भी आज हमारा 70-80 लाख का ट्रैफिक है, उसमें से 70% ट्रैफिक ऑर्गेनिक है हमारा. हम नहीं स्पेंड करते कस्टमर लाने के लिए. कस्टमर इंफॉर्मेशन खोजता हुआ हमारे पास आता है, बिकॉज आवर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इट्स ऑथेंटिक. वी हैव बीन इन दिस मार्केट फॉर 7 odd years now. तो गूगल ऑल्सो वैल्यूज द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वी आर मेकिंग, एंड गूगल प्लेसेस एट द टॉप. तो इसीलिए कस्टमर आता है मेरे पास. तो ऐसा कोई सीक्रेट सॉस नहीं है, ऐसा कोई मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बाकी लोग नहीं कर सकते. बट इट इज अ टाइम टेकिंग अफेयर. या तो आप इनऑर्गेनिक ट्रैफिक खरीद लीजिए गूगल से, फेसबुक से जाके, बट दैट इज स्लाइटली लोअर क्वालिटी ट्रैफिक, या फिर आप भी स्पेंड कीजिए 7 साल, तो
which is very बट ये वाला जो आपका मॉडल है, जो ऑफलाइन मॉडल हाँ, है वो तो आपका मोट है। वो मोट है मेरा, हम्म, बिकॉज यहाँ पे डिमांड बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड है और ट्रैक्टर में हर डिस्ट्रिक्ट का डिमांड कंजम्पशन अलग है, हम्म, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग मॉडल चलता है। अब कौन सा मॉडल किस डिस्ट्रिक्ट में चलता है, वो किस प्राइस पे बेचा जा रहा है, किस प्राइस पे खरीदा जा रहा है, ये 7 साल का डेटा मेरे प्लेटफॉर्म ने जनरेट करके दिया है मुझे। तो उस डेटा के बेसिस पे हम बहुत एक्यूरेट एस्टिमेशंस ले सकते हैं कि मुझे कौन सा ट्रैक्टर किस लोकेशन पे प्लेस करना है, किस प्राइस पे खरीदना है और किस प्राइस पे वो बिकेगा। प्लस ये जो डॉक्यूमेंटेशन का हमने मोड क्रिएट किया है टू वर्क विथ ऑल द इंडिविजुअल आरटीओज, डॉक्यूमेंटेशन सॉल्व करना, ये आई थिंक उतना आसान नहीं है इवन फॉर वेरी डीप पॉकेट प्लेयर्स लाइक कार देखो एंड कार्स 24। हम्म। थोड़ा सा ना मार्केटिंग पे बात करूंगा, जी। सिंस आपने टॉपिक टच किया कस्टमर एक्विजिशन का, जी and you know how you are able to get organic searches while others are obviously not there. तो अगर किसी 20 साल वाले बंदे को समझना हो कि यार मार्केटिंग करने का सही तरीका क्या रहता है, जी। तो व्हाट डू यू रिकमेंड? सो देखिए, मार्केटिंग है क्या? द बेसिक क्रक्स ऑफ मार्केटिंग और द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग इज डिमांड जनरेशन। सेल्स कुछ नहीं करता, डिमांड को कैप्चर करता है। तो अगर आपको डिमांड जनरेट करनी है तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरा कस्टमर कौन है, मेरा कस्टमर कहां है, मेरा कस्टमर करता क्या है। यू नीड टू हैव अ वेरी डीप रूटेड सेंस ऑफ हु एग्जैक्टली इज योर कस्टमर। सेकेंड, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप चाहते क्या उस कस्टमर से। डिजिटल में जब मैं करता हूं तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मेरा कस्टमर मेरी वेबसाइट पे, मेरे प्लेटफॉर्म तक चला है। तो हम फोकस करते हैं इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, टाइमली अपडेटेड होनी चाहिए, मल्टीपल तरीके से सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। उसको अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो अवेलेबल होना चाहिए, उसको अगर टेक्स्ट चाहिए टेक्स्ट अवेलेबल होना चाहिए, उसको कंपेयर करना है मेरे पास कंपैरिजन का फीचर अवेलेबल होना चाहिए। वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय द कस्टमर इन विच एवर वे इज नीडेड बाय हिम, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। I have a very, very strong team, very big team whose constant work is this. कि ये इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, नॉट अ सिंगल केस शुड कम जहां पे हमारी इंफॉर्मेशन गलत हो। तो ऑनलाइन में हमारा वो फोकस रहा है पिछले 6 साल से। हम गूगल एडवर्टाइजमेंट शायद हमने आज तक नहीं चलाया अपनी 8 साल की जर्नी में। हमारा सेम। शुरू हम बूटस्ट्रैप भी थे ना सर, 5 साल तो पैसे ही नहीं थे। तो जब पैसे होंगे नहीं तो खर्चोगे नहीं, जब खर्चोगे नहीं तो ऑल्टरनेटिव रास्ते निकालोगे। सो वो डीएनए जो बन गया हमारा 5 साल का, वो आज भी वैसा ही है। तो हमने शुरू से फोकस किया है कंटेंट राइट रखेंगे। अब जब ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन में मेरा ऑब्जेक्टिव ही बहुत डिफरेंट है। वो मेरा कस्टमर शायद नहीं है ऑनलाइन, वो जा ही नहीं रहा गूगल पे। तब हमारा मार्केटिंग में एक ही उद्देश्य था कि मेरा कस्टमर मेरी दुकान की सीढ़ी चढ़ जाए। उसके बाद जो होगा वो बाद में देखेंगे। तब हमने मार्केटिंग पे फोकस किया लोकल लेवल पे। अब अगेन, मेरे को अपनी भी पॉकेट्स पता होनी चाहिए। मैं महिंद्रा के रास्ते नहीं जा सकता, या मैं किसी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर के रास्ते नहीं जा सकता जहां मैं बीटीएल मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा हूँ, बिलो द लाइन। हाँ, मैं फील्ड इवेंट्स नहीं कर सकता, मैं वैन कैंपेन्स नहीं कर सकता, मैं होर्डिंग्स नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी स्मॉल कंपनी। तो हमने अपनी लोकेशन जो चूज करी शोरूम की, वो हमारी मार्केटिंग थी। मेरी शोरूम्स की लोकेशन ऐसी है जहां कस्टमर का फुटफॉल अपने आप होता है, चाहे वो मंडी के सामने हो, चाहे वो खाद बीज की दुकान के आसपास हो, चाहे वो जो फार्मिंग इंप्लीमेंट्स होते हैं उनकी दुकान के पास हो, ट्रैक्टर डीलर्स के पास हो। और हमने मार्केटिंग में एक ओवरऑल ही हमारा कंपनी का ईथोस रहा है कि वी से व्हाट वी मीन एंड वी मीन व्हाट वी से एवरी सिंगल डे। क्योंकि एक बार आपने कस्टमर को तो बुला लिया, चाहे जैसे भी बुलाया। अब अगर आप कस्टमर को कुछ ऐसा कमिटमेंट कर देते हो जो आप पूरा नहीं कर सकते, तो दैट वन कस्टमर जो आपने एक्वायर किया है, वो आपके 5 कस्टमर तोड़ेगा कि यार ये ट्रैक्टर जंक्शन वाले ना कुछ भी बोलते हैं, इन पे भरोसा मत करना। तो मैं उसके आगे चाहे मैं कुछ भी कर लूं, अब वो सब वेस्ट है। तो कस्टमर एक्वायर करना
चाहे आपका ट्रांजैक्शन हो ना हो वो बात की बात है, बट ड्यूरिंग दैट कोर्स वी विल नेवर गिव अ कमिटमेंट विच वी कांट कीप। चाहे वो ऑनलाइन हो, अगर मुझे पता है कि ऑनलाइन में 24 घंटे में कॉल आएगा, मैं 36 घंटे लिखता हूँ। अगर मुझे ऑफलाइन बिजनेस में पता है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन 30 दिन में करा के दूंगा कस्टमर को, मैं 45 दिन बोलता हूँ फर्स्ट डे, सो दैट वर्ड ऑफ माउथ ये हो कि यार ये जो बोलते हैं ना उससे पहले काम हो जाता है। सो एक्सपेक्टेशन सेटिंग की बात कर रहे हैं आप। सो मेरा तो मार्केटिंग का यही फंडा रहा है शुरू से, जब से हमने ट्रैक्टर जंक्शन शुरू किया है। अमेजिंग। किसी को अगर आज एक ऑनलाइन बिजनेस चलाना है, आप चला रहे हो ऑनलाइन बिजनेस भी, ऑफलाइन भी है, इफ अ 20-year-old wants to start a online business today, what challenges they can expect? सो देखिए, अगर हम रूरल फेसिंग ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करते हैं, बिकॉज चैलेंजेस आर स्लाइटली डिफरेंट। सो एक चैलेंज जो आज से 7-8 साल पहले एग्जिस्ट करता था, जिसके बारे में हमने बात करी, कि इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं होता था रूरल इंडिया में, जो कि अब काफी हद तक बेटर हो गया है। एक चैलेंज अभी भी है, यूजर और कंज्यूमर में डिफरेंस है। ओके। फॉर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, आज मेरी वेबसाइट पे जो बंदा आ रहा है वो शायद ट्रैक्टर परचेजर नहीं है, उसके पापा, उसके ताऊजी, उसके चाचा जी, एक जनरेशन ओल्डर, वो अभी परचेजर हैं। अभी जो मेरा यूजर है वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कह रहे पापा ये जो कह रहा है ना कि ये ट्रैक्टर इतने हॉर्स पावर का, ये इतने हॉर्स पावर का नहीं है, ये इतने हॉर्स पावर का है, देखो यहाँ पे लिखा है। सो अभी कोई भी अगर इंटरनेट बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसे ये समझना चाहिए कि शायद अगले 5-7 साल तक ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। 5 साल बाद जो मेरा आज का यूजर है वो कंज्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, तब थोड़ी सी जर्नी आसान हो जाएगी। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि प्लेटफॉर्म्स रूरल इंडिया में अभी अभी आए हैं, इंटरनेट बिजनेसेस रूरल इंडिया में अभी अभी आए हैं, तो ट्रस्ट बिल्डिंग इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। रूरल इंडिया में इंडिविजुअल्स में ट्रस्ट है, प्लेटफॉर्म्स पे नहीं। अगर आज हमें कोई बोलता है कि यार ये नया रेस्टोरेंट खुला, ये अच्छा है, हम जोमेटो पे रेटिंग जरूर चेक करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि यार ये हो सकता है झूठ भी बोल रहा हो, जोमेटो रेटिंग तो इतनी खराब है। सही बात है। या फिर वो बोलेगा कि यार मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा, मेरे रेटिंग तो अच्छी है, हो सकता है वन ऑफ डे हो गया हो, कोई बात नहीं, मैं ट्राई तो जरूर करूंगा। बिकॉज इंडिविजुअल पे तो ट्रस्ट है ही, मुझे जोमेटो पे भी ट्रस्ट है। रूरल इंडिया में अभी तक ये जर्नी हुई नहीं है। अगर कोई किसान कह दे कि यार ये ट्रैक्टर अच्छा नहीं है, इंटरनेट कितना भी बोले, इंटरनेट प्लेटफॉर्म कितना भी बोले कि ये मार्केट लीडर है, वो कंज्यूमर शायद अभी ट्रस्ट नहीं करेगा। अगेन इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, जो अगले 5 साल में शायद करेक्ट होगा। शायद अर्बन इंडिया जहां आज है, रूरल इंडिया भी जल्दी वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि जो एक जनरेशन पुरानी है ना, हमारे फादर और जो सेम जनरेशन रूरल इंडिया में है, उनके एक्सपोजर्स में बहुत डिफरेंस रहा है। जिस इंफॉर्मेशन से मेरे फादर शायद 15 साल पहले एक्वेंटेड थे, रूरल इंडिया में वो आज भी नहीं पहुंची है। लेकिन एक 20 साल का दिल्ली का लड़का वर्सेस एक 20 साल के गांव का लड़का, दोनों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, बोथ आर एक्सपोज टू द सेम इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। सो वो जो ट्रस्ट प्लेटफॉर्म्स में बिल्ड होना है, वो अगले 5-7 साल में बहुत रैपिडली बिल्ड होगा। तीसरा जो प्रॉब्लम है, विच आई थिंक अ कॉमन प्रॉब्लम, इज लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी तो सॉल्व हो गई, बट लिटरेसी अभी भी कहीं ना कहीं हद तक एक गैप एग्जिस्ट करता है बिटवीन अर्बन एंड रूरल इंडिया, और उसके कारण जो प्लेटफॉर्म कम्युनिकेट करना चाहता है यूजर को, वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो आई थिंक ये 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो आज कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर रूरल फेसिंग ऑनलाइन बिजनेस बना रहा है, तो उसको इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के पेशेंस के साथ बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे अर्बन इंडिया की तरह प्लेटफॉर्म बना के फेसबुक पे पैसा फेंक के या इंस्टाग्राम पे पैसा फेंक के कस्टमर एक्वायर करना उतना आसान नहीं है। क्रेजी। मुझे ये बताओ कि थोड़ा सा, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट। व्हाट हैज ट्रैक्टर जंक्शन गिवन यू मोर देन मनी? सो आई थिंक इसका वन लाइन आंसर है। आई वाज स्पीकिंग टू अ क्लोज फ्रेंड अबाउट अ वीक अगो, हाय हेलो,
एंड जी से तेरे तीनों बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा तेरे को मुझसे मुझे बहुत टाइम हो गया, मेरे 2 ही बच्चे हैं। बोले नहीं, ट्रैक्टर जंक्शन तीसरा है। सो आई थिंक इट इज जो सेटिस्फैक्शन शायद आपको अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखते मिलता है कि यार आई वांट टू मेक देम इनटू गुड सिटीजन्स, गुड पीपल who remain happy. I think that is my expectation from Tractor Junction, that I want to turn it into something which obviously lives beyond me, which लेगेसी बनानी है आपको, which adds value, जो समाज के लिए, जो अपने कस्टमर्स के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ अच्छा करे. एंड आई थिंक मनी इज अ स्मॉल माइनॉरिटी. आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट इट हैज गिवन मी इज सेटिस्फैक्शन. whenever I'm not at work, I'm thinking about work. एंड सो आई थिंक वो एक चेंज है फ्रॉम वर्किंग फॉर जॉब समवन या टू एंटरप्रेन्योरशिप. फेलियर्स भी हुए होंगे रास्ते में? हाँ, बहुत. कोई मेजर फेलियर याद है जिसने बहुत परेशान किया हो और मे बी इट वाज लाइक छोड़ देना चाहिए अब तो, बट देन यू केम बैक फ्रॉम इट? 2020 March, we had almost closed our first funding round. अच्छा, जनवरी 2020 में टर्म शीट आई थी. कितना रेज किया था? रेज कर रहे थे सर 2 million ऑन थिंक 6 million वैल्यूएशन. तो उस टाइम पे हमारा जो रेवेन्यू था उस साल का करीबन 3 करोड़ था. हाँ. और हमें यूज ट्रैक्टर वाला बिट फिगर आउट करना था, तो हमें पैसे चाहिए थे. बट वो फंडिंग राउंड मतलब वी वेंट अप टिल दी IC इंटरव्यू एंड वी वर वेरी वेरी श्योर, द इन्वेस्टर वेरी वेरी श्योर कि तो हो गया. दैट फेल थ्रू. तो द इन्वेस्टर्स हैड लो कॉन्फिडेंस कि अभी यार बहुत काम है, तुम 2 ही लोग हो, कैसे करोगे. दैट वाज अ बिग ब्रेक. बट अगेन, जो होता है अच्छे के लिए होता है. 2020 में रियलाइज किया फंडिंग नहीं हो रही, तो चलो ट्रक जंक्शन शुरू करते हैं. जब लीड में कमाना है, जब लीड का काम करना है, तो ट्रैक्टर जंक्शन है, सेम टीम है. वी स्टार्टेड ट्रक जंक्शन. We did small pilots. We scaled the revenue from 3 to 9 in a year. कुछ पैसे बचाए और उससे यूज ट्रैक्टर का एक पायलट किया हमने. जो मॉडल्स कैसेट लाइट मॉडल्स थे, ये फिगर आउट कर लिए इन अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, एंड वी रियलाइज कि ये नहीं चलेंगे. सो जो काम, और मज़े की बात ये है, वही इन्वेस्टर वापस आया एंड ही पेड मोर देन 2.5x. And but a good thing happened when we actually raised our round. We were a lot more sorted कि हमें क्या करना है. और हमने जो 2 साल का बिजनेस प्लान बनाया था with funding, we achieved that business plan without funding. So जो होता है अच्छे के लिए होता है. बहुत बढ़िया. अब बाकी लोगों का अगर हमें अच्छा करना हो या भला करना हो, तो एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा जी. कि अगर किसी को आज 20 साल वाले बंदे को आज अपना बिजनेस शुरू करना है, जी, what business idea do you think you can recommend, maybe in this same space or maybe some other categories also? So I think एक बिजनेस जो मुझे लगता है कि इट शुड बी डन एंड ज़रूरत भी है और पैसा भी बनेगा, वो है अंडरराइटिंग ऑफ फार्मर्स. अंडरराइटिंग मतलब एक्सप्लेन करना होगा आपको लोगों को. उस फार्मर को मैं कितना पैसा दूं, कितना लोन दिया जा सकता है और वो लोन डूबेगा नहीं. वो जो रिस्क असेसमेंट है वो इंडिया में अभी एग्जिस्ट नहीं करती है. इतनी BFSI कंपनीज नहीं कर पाती हैं. एवरीथिंग इज ऑफलाइन. सब डिपेंड करता है. देयर आर मोर देन 50+ लेंडर्स इंडिया में. लेंडर्स की कोई कमी नहीं है. हर आदमी डिपेंड करता है कि वो जाता है उसके गांव में, देखता है, उसका हिसाब बनाता है और फिर एक पर्चा भर के लाता है और उसके बेसिस पे अंडरराइटिंग होती है. बट इसको डिजिटली करने के क्या रास्ते हैं? आज सिविल डिजिटाइज्ड है, लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज्ड है, उसके क्रॉपिंग पैटर्न्स का उसके एरिया से आइडिया लगाया जा सकता है. उस क्रॉपिंग पैटर्न पे इनकम एस्टिमेशन ऑनलाइन करी जा सकती है. तो ये काम जो आज 10 दिन लगते हैं किसान को लोन देने में, चाहे वो सिक्योर्ड लेंडिंग हो, किसान को लोन देने में 10 से 15 दिन लगते हैं. क्या वो काम 1 दिन में किया जा सकता है? क्या वो काम 6 घंटे में किया जा सकता है?
और अगर कोई डिजिटल टूल्स, डिजिटल प्रोसेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, विच द गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग, आई थिंक आई हैव हर्ड कि यूपी गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग इन दिस एरिया, कि किसानों को अगर हम डिजिटली लोन्स दे पाएं, तो आई थिंक दैट विल बी अ ह्यूज बिजनेस. It will be a very lucrative business which will create massive social change. Because आप more than 50% of India's population की बात कर रहे हो. बिल्कुल. Agriculture employs more than 55% of population, जिसमें से ट्रैक्टर ओनर सिर्फ 4% है. करेक्ट. तो there is a huge unbanked population जो अभी बैंकिंग सेक्टर से एक्सपोज्ड नहीं है. हम उनके लिए अगर कुछ कर सके और उनको मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से जोड़ सके लेंडिंग से, तो आई थिंक इट विल बी अ मैसिव बूस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी इन जनरल. अमेजिंग. थैंक यू सो मच अनिमेश भाई. प्लेजर सर. इतनी इंसाइटफुल आपने बातें बताई रिगार्डिंग ट्रैक्टर बिजनेस, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, ओवरऑल फार्मिंग कम्युनिटी, द गैप्स, द चैलेंजेस, द अपॉर्चुनिटी. I think people who are listening, watching this episode definitely get more idea about the farming community, the tractor industry as such. So thank you for sharing these amazing insights. प्लेजर And टू बी सर. आपने बोल दिया है 3 साल के बाद जब 2,500 पर मंथ पे आ जाओगे तो एक बार फिर से आना होगा, बिल्कुल. फिर डिस्कस करेंगे अब क्या हो रहा है, फिर 2,500 से 25,000 की फिर जर्नी 25,000 की जर्नी डिस्कस करेंगे. तब बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक प्लेजर. यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी.